जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। जो पीछे वीडियो में हम पढ़े थे पदार्थ के बारे में, उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपको हम बताए थे जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस होती है, और उसके गुणों को हमने देखा था। आज हम देखेंगे पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पदार्थ में होने वाला जो परिवर्तन होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुण में बदलाव आता है, भौतिक गुण। और दूसरा यह अस्थायी परिवर्तन होता है। और तीसरा यह इसमें पदार्थ पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है। जैसे जल से बर्फ बन गया। ध्यान सुनिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव आता है, और यह परिवर्तन अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। और इसमें पदार्थ पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, पूर्वावस्था को धारण कर सकता है। जैसे हमने जल को ठंडा किया और वो बर्फ बन गया। फिर अगर हम बर्फ को गर्म करें तो वो जल बन जाएगा। तो जल का बर्फ बनना ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो फिर बर्फ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो जल से बर्फ बना है ये कैसा परिवर्तन, क्या अस्थायी हमेशा के लिए परिवर्तन हो जा रहा है? हमेशा के लिए तो हो नहीं रहा है, कुछ देर के लिए ये हो रहा है। और इसमें पदार्थ पूर्वावस्था को धारण कर रहा है। जैसे जल से बना बर्फ, अब बर्फ को जैसे गर्म किए पुनः जल बन गया, तो बर्फ अपने पूर्वावस्था को धारण कर लिया जो जल के रूप में था। आगे और एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो जल का वाष्प बनना, क्योंकि जब वाष्प को ठंडा करेंगे तो पुनः क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो जल का वाष्प बनना ये भी कौन सा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप बस इतना देखिए कि अगर पदार्थ पहले कुछ और था, बन गया कुछ और, तो क्या उसको पहले वाले रूप में ला सकते हैं? अगर पहले वाले रूप में आ जाएगा तो वह आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चावल का पकना। चावल का पकना कौन सा होगा, क्या बताइए? तो क्या भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा? तो देखिए, अभी तो रासायनिक परिवर्तन आपको हम बताए नहीं है, करें समझिए। चावल का पकना यह आपका भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि होता क्या है, जो चावल होता है, चावल को जैसे हम पानी में डालते हैं और उसको गर्म करते हैं तो चावल का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर कौन चला आता है, जल चला आता है। और फिर अगर इसको हम क्या करें, धूप में सुखा दें तो जल इस चावल से बाहर आ जाएगा और पुनः पहले जैसा ही चावल हो जाएगा। हाँ, सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन जल बाहर निकल जाएगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो यह आपका कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन को। देखिए, इसमें क्या होता है, पदार्थ के भौतिक प्लस रासायनिक गुणों में बदलाव होता है। अब यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इसमें पदार्थ पूर्वावस्था को
प्राप्त नहीं करता देखिए, रासायनिक परिवर्तन में दोनों पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में बदलाव होगा, और यह परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब परमानेंटली होता है, हमेशा के लिए हो जाता है। तीसरा, इसमें पदार्थ पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करता, जैसे दूध से क्या बन गया, दही। देखिए, दूध से दही बना है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण में दोनों में बदलाव आया। दूध क्या था, द्रव था, दही क्या हो गया, ठोस हो गया। तो इसका भौतिक गुण द्रव था और यहाँ पर क्या हो गया, ठोस हो गया। रासायनिक गुण की बात करें तो इसका टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और अब ये सोचिए, ये जो परिवर्तन यहाँ बताएं कि जो इसमें परिवर्तन होगा अस्थायी परिवर्तन होगा। तो क्या आप दही से पुनः दूध बना सकते हैं? तो दही से हम पुनः दूध नहीं बना सकते। आगे भी लिखा है, इसमें पदार्थ पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करता है। यानी दही से दूध बनेगा तो दही से दूध तो बनेगा नहीं, यानी दही क्या कर रहा है, क्या अपने पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है? तो हम यहाँ देख रहे हैं दही अपने पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए यह कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी जलने के बाद से राख बन जाता है, राख। तो क्या राख पुनः अपने पूर्वावस्था को लकड़ी का रूप धारण कर सकता है? तो लकड़ी का रूप धारण नहीं कर सकता, यानी इसमें जो परिवर्तन होगा अस्थायी परिवर्तन होगा। तो लकड़ी का जलना भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो पूर्वावस्था को धारण नहीं करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, जो हम भोजन करते हैं, रोटी चावल दाल जो भी खाते हैं, वह पच के उसका रूप कुछ और बन जाता है, कुछ ब्लड बन जाता है और कुछ बेकार चीज़ के रूप में क्या हो जाता है, मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। तो क्या जो चीज़ बना है पुनः उससे रोटी दाल चावल हम बना सकते हैं? जो खाए थे नहीं बना सकते हैं। तो भोजन का पचना भी क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस दोनों चीज़ को आप समझे होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। फिर एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। भौतिक परिवर्तन के में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और भौतिक परिवर्तन अस्थायी अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपने पूर्वावस्था को धारण कर सकता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। तीसरा बात करें तो पदार्थ इसमें अपने पूर्वावस्था को धारण नहीं कर सकता। इस तरह डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं एटम के बारे में। दो चीज़ों को आप तो समझ गए होंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो एटम को हिंदी में बोलते हैं हम परमाणु। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले डाल्टन के द्वारा। डाल्टन ने ये बताया था किसी पदार्थ का, किसी क्या लिख देते हैं, परमाणु, एटम, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र प्लस अस्वतंत्र, स्वतंत्र और अस्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। साथ ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। देखिए, इसके द्वारा बताया गया था कि परमाणु की परिभाषा को दिया गया था कि पदार्थ का वह
सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र तथा अस्वतंत्र अवस्थाओं में पाया जाता है, साथ ही वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। मतलब ये दोनों में पाया जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाएगा और अस्वतंत्र, और रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग ले सकता है। जैसे अब जैसे आपका ये सुन AuPt, Ag का मतलब चांदी। आपको ये संकेत मालूम होना चाहिए, संकेत से नाम। Au का मतलब सोना, Pt का मतलब प्लेटिनम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, etc। यह जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था। इसके अलावा बात करें, हाइड्रोजन हो गया, O हो गया, नाइट्रोजन हो गया, F हो गया, S हो गया, Na हो गया, Cl हो गया, Mg हो गया, ये सब अस्वतंत्र अवस्था में हो सकते हैं। देखिए, स्वतंत्र अवस्था और अस्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था का मतलब होता है कोई परमाणु जब अकेले दिखाई दे, अकेले सिंगल, जब कोई परमाणु सिंगल हो तो समझना उसी को हम बोलते हैं स्वतंत्र अवस्था। और ये चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, हीलियम, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, यह सब सिंगल ही दिखाई देते हैं आपको, इसलिए हम बोल सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मतलब ये किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे आपने सोना को देखा होगा, जिसका उपयोग हम गहना में करते हैं, क्या वह सोना जो हम पहनते हैं क्या किसी से तुरंत रिएक्शन कर लेता है? तो नहीं करता। प्लेटिनम में भी सेम होता है। और ये तो अक्रिय गैस होते हैं जो ग्रुप 18 में पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्या ये भी किसी से रिएक्शन करते हैं? तो ये किस अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में। लेकिन ये परमाणु है कि नहीं? तो ऊपर हमने परिभाषा में क्या बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो किस अवस्था में पाया जाएगा? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा तथा अस्वतंत्र, ये सब के सब किस अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं इन फ्री स्टेट, मतलब स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन ये जो हम लिखे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, नियान, क्लोरीन, मैग्नीशियम, यह जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट फ्री स्टेट, डज नॉट एग्जिस्ट फ्री स्टेट, क्योंकि ये किसी न किसी से तुरंत अभिक्रिया कर लेंगे, किसी न किसी तुरंत जुड़ जाएंगे। जैसे HO के साथ मिलकर बना देगा H2O बना देगा। सोडियम को भी देखा ही होगा, Na किसी के Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा? NaCl बना देगा। तो क्या ये एक साथ है? सिंगल तो रह नहीं पा रहा है, किसी न किसी के साथ क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो परमाणु हम लिखे हैं किस अवस्था में? अस्वतंत्र अवस्था में, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में अपने आप को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ये भी परमाणु है कि नहीं? परमाणु है। तो ये भी परमाणु है। इसलिए ऊपर हमने परिभाषा में लिखाया पदार्थ का वो सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण का मतलब होता है बहुत छोटा, जिसको हम अपने आँख से देख भी नहीं सकते हैं। तो पदार्थ का वो सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र तथा अस्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। देखिए भाग भी ले लिया, यहाँ H2 कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इस परमाणु की परिभाषा को आप समझे होंगे, आगे फिर इसमें चीज़ों को समझते हैं। इसको भी हटा देते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु। परमाणु क्रियाशील होते हैं। परमाणु जो होते हैं क्रियाशील होते हैं। एटम क्रियाशील होते हैं।
एक दूसरे से संयोग करके, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए एक दूसरे से संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, परमाणु एटम क्रियाशील होता है, इसलिए एक दूसरे से संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जैसे H प्लस H मिल के बना देता है H2। देखिए अगर सिंगल सिंगल है इसी को परमाणु कहते हैं। देखिए H और H अपने आप में एक है, अभी अपने आप में एक है, एगो मिल के बना दिया दूगो। अब इसको परमाणु नहीं पढ़ेंगे, अब इसको हम पढ़ेंगे अणु, क्योंकि इसकी संख्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है। Cl प्लस Cl मिल के बना देगा Cl2। O मिल के बना देता O3, जिसका नाम होता है ओजोन। N और Cl मिल के बना देगा NaCl। तो इस साइड हम जितना लिखे हैं इसको हम बोलते हैं अणु, इसे हम बोलेंगे अणु। और जो इस साइड हम लिखे हैं इसको बोलते हैं एटम, परमाणु। क्योंकि इधर देखिए अपने आप में सब सिंगल सिंगल है और ये आपस में एक दूसरे से जोड़कर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। क्यों अणु का निर्माण करते हैं, क्योंकि परमाणु जो होते हैं क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह एक दूसरे से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। देखिए दूसरा चीज, अब इस चीज को जो हम बता रहे हैं आप इसको कॉपी पेन में लिखते जाइए। आगे हम बात करते हैं परमाणु के कुछ और चीजों के बारे में। आप उसको चाहे तो आप कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिए, नहीं तो आपको जो नोट्स है हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, और टेलीग्राम का लिंक जो नीचे आपको दिया गया उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में जाइएगा तो नोट्स आपको मिल जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी टाइप का। समझ सकते हैं, परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखिए हम परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परमाणु इतने सूक्ष्म होता है कि नग्न आंख से वो दिखाई। नग्न आंख का मतलब होता है खुला आंख। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कैसा है, खुला, उसी को नग्न बोलता है। तो नग्न आंखों से हम परमाणु को नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोप। इस स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा हम परमाणु को देख सकते हैं। दूसरा, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और ये भी सूक्ष्म कणों से, खुद तो सूक्ष्म होबे करता है, और सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है और ये भी सूक्ष्म तो होबे करता है और सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं।
जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए परमाणु खुद तो सूक्ष्म होकर करता है, पहले यह ध्यान रखिएगा। क्या परमाणु को अपने हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसके लिए एक विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये हमारे परमाणु है, इस बीच वाले हिस्सों का नाभिक बोलते हैं, आगे आपको हम बताएंगे। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इस वाले को कक्षा बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो परमाणु भी किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है इसको सब एटॉमिक पार्टिकल भी हम कहते हैं। तो इतना चीज़ को आप परमाणु के बारे में समझे होंगे। आगे हम फिर इसमें और चीज़ों को देखेंगे, और इसका आपको नोट्स अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको हम नीचे दे दिए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जिस तरह हम लिखा रहे हैं सेम टू सेम उसी तरह आपको नोट्स मिलेगा। इसलिए जो हम पढ़ाएं आप उसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ सकें। फिर आप नोट्स लेकर वहाँ से आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं